Hello students, this is my second video on the series of the history of English literature by William J. Long. आज मुझे यहाँ our first poetry से start करना था जहाँ पे मैंने छोड़ा था last time. But before I begin, मैं 2 minutes में लेके आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी. There is a map on your screen which shows the parts where Celts and Anglo-Saxons were living respectively. ओके तो जहाँ जो एरिया शेडेड है आपका डार्क ग्रीन से, वहाँ पे कैल्ट्स रह रहे थे. जो लाइट ग्रीन से है वहाँ पे एंग्लो सैक्सॉन्स रह रहे थे. जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंग्लो सैक्सॉन्स आते हैं और वो पहले आते हैं डिफेंड करने, फिर वो खुद ही वहाँ पे आकर बस जाते हैं. और जब वो खुद आके बस जाते हैं तो वो हेप्टार्की मीन्स 7 किंगडम्स इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो 7 किंगडम्स जिनके नेम मैंने आपको बताए थे, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, वेसेक्स, ससेक्स, कैंट, एसेक्स, ईस्ट एंजलिया. सो ये 7 किंगडम्स जो हैं किसके हैं, उनके हैं. किनके, एंग्लो सैक्सन के, जिन्होंने अपनी हेप्टार्की यानी 7 किंगडम इस्टेब्लिश कर रखे हैं. और यहाँ पे एंग्लो सैक्सन आके रिसाइड करने लगते हैं, सेटल हो जाते हैं. Now, one point to be noted here is that by 850 AD, the 7 kingdoms had been consolidated into 3 large kingdoms, Northumbria, Mercia, and Wessex. The Anglo-Saxons had become Christian. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आगे चल के, क्योंकि वो 450 AD में आके सेटल हो जाते हैं, है ना, और जब 450 AD तक वो सेटल हो चुके हैं, उसके बाद जो है आगे चल के जब 850 AD आती है, मीन्स इन द नेक्स्ट 400 ईयर्स ये जो 7 किंगडम्स हैं ये आपस में मिलके 3 लार्ज किंगडम्स में कंसोलिडेट हो जाएंगे. ठीक है, मतलब वो 7 किंगडम्स जो हैं वो 3 किंगडम्स में बदल जाएंगे. और वो 3 किंगडम्स कौन कौन से हैं, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया एंड वेसेक्स. अगेन यू कैन सी अ मैप ऑन योर स्क्रीन. नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया एंड वेसेक्स जो कि 3 लार्ज किंगडम्स जो है 7 किंगडम्स में से बच जाएंगे, या उन्हीं 7 किंगडम्स के वो जो 3 लार्ज किंगडम्स हैं लास्ट में बन के एमर्ज होंगे. और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हेयर इज़ दैट कि जो एंग्लो सैक्सन है वो 850 AD तक आते आते क्रिश्चियंस बन जाएंगे. मीन्स उनमें से ज़्यादातर लोग जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगेंगे. जब एंग्लो सैक्सन आते हैं जो कि जर्मैनिक ट्राइब है, ठीक है, एंग्लो सैक्सॉन्स क्योंकि हमारे मेजॉरिटी में होते हैं और ज्यूट्स माइनॉरिटी में होते हैं, और एंग्लो सैक्सन का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो ही आगे चल के हमारी जो लैंड है, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, उस पर आपको देखने को मिलता है. ज्यूट्स का इतना इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम इस एज को भी इन्हीं ट्राइब्स के नाम से, एंग्लो सैक्सन एज के नाम से रेफर करते हैं. तो जब एंग्लो सैक्सॉन्स आते हैं ये पेगन होते हैं. पेगन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो पेगन इज समवन हु डजंट फॉलो क्रिश्चियनिटी. यहाँ पे पेगन का मतलब यही है कि पेगन वो है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता है, जिसका रिलीजन क्रिश्चियनिटी नहीं है, जो अपने गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते हैं. बट इन क्रिश्चियनिटी दीज पीपल बिलीव जीसस क्राइस्ट ओनली. तो 850 AD आते आते एंग्लो सैक्सॉन्स क्या होते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं. अब ये क्रिश्चियन बनते कैसे हैं, वैसे तो हमें पता है कि सबसे पहले रोमन्स रूल करके गए होते हैं. रोमन्स का जो अपना रिलीजन होता है वो भी क्रिश्चियन ही होता है. ठीक है, तो उस समय लेकिन क्रिश्चियनिटी अपना इन्फ्लुएंस जो है इंग्लैंड पे या ब्रिटेन पे नहीं छोड़ती है. लेकिन एंग्लो सैक्सन के टाइम पे कौन आता है,
एंग्लो सैक्सन के टाइम पे 597 में हमें पता है एंग्लो सैक्सन 450 एडी में आके सेटल हो जाते हैं और 597 एडी में आपके आते हैं सेंट ऑगस्टाइन, जो कि कौन है, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी है। मिशनरी वो लोग होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, मिशनरी वो लोग होते हैं जो रिलीजन स्प्रेड करने आते हैं, अपना रिलीजन स्प्रेड करने आते हैं। तो 597 में सेंट ऑगस्टाइन आते हैं, ठीक है। ये आते हैं एंग्लो सैक्सन कैंटरबरी में, मतलब जो कैंटरबरी जगह है इंग्लैंड में, ये वहाँ पे आते हैं। उनको जो है किसने भेजा होता है, पॉप ग्रेगरी ने भेजा होता है। ही वॉज सेंट बाय पॉप ग्रेगरी द ग्रेट। पॉप ग्रेगरी को हम बोलते हैं पॉप ग्रेगरी द ग्रेट। तो ही वॉज सेंट बाय पॉप ग्रेगरी द ग्रेट टू री एस्टैब्लिश क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड एंड वॉज एकम्पनाइड बाय अराउंड 40 मंक्स। मतलब कि उन्हें पॉप ग्रेगरी ने भेजा है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, और उनके साथ जो है 40 और मंक्स आते हैं जो कि अपने धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। और रीस्टैब्लिश करने के लिए क्रिश्चियनिटी को उन्हें इंग्लैंड में भेजा जाता है। रीस्टैब्लिश का मतलब क्या है, रीस्टैब्लिश का मतलब है कि जब रोमन एम्पायर पहले से रूल कर रहा था तो वहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश करी थी, बट क्योंकि एंग्लो सैक्सन आते हैं, वो पेगन होते हैं, उनका अपना रिलीजन होता है, तो क्रिश्चियनिटी के रूट्स जो है वीकन हो जाते हैं, ठीक है। उन्हीं रूट्स को दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेंट ऑगस्टाइन को भेजा जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे मिशनरीज आते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं। तो इतना ही था। अब हम यहाँ से आवर फर्स्ट पोइट्री से स्टार्ट करते हैं। Here is the story of Beowulf, the earliest and the greatest epic or heroic poem in our literature. It begins with a prologue which is not an essential part of the story but which we review gladly for the sake of the splendid poetical conception that produced Scyld, king of the Spear Danes. यहाँ पे बोला है कि ये जो स्टोरी है बेओवुल्फ की, ये जो है हमारी सबसे अर्लीस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट एपिक है, हमारी मतलब इंग्लैंड की, और ये एक हीरोइक पोम है। हीरोइक पोम वो पोम होती है जिसमें एक हीरो की डीड्स के बारे में बताया रहता है। डीड्स मीन्स कर्म, कर्मास। और इन अवर लिटरेचर मतलब बेओवुल्फ इज सेड टू बी द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो बेओवुल्फ है, ये प्रोलॉग इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, उससे स्टार्ट होती है, जो कि एसेंशियल पार्ट नहीं है स्टोरी का। मतलब आगे जो बेओवुल्फ मेन स्टोरी है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये प्रोलॉग जिसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं ग्लैडली फॉर द शेक ऑफ द स्प्लेंडेड, क्योंकि जो इतना एक्सीलेंट पोइटिकल कॉन्सेप्शन, मतलब जो इतना एक्सीलेंट पोइटिक लैंग्वेज जो इसमें लिखी हुई है, उस चीज़ की वजह से हम जो है इसको प्रोलॉग को पढ़ते हैं। दैट प्रोड्यूस्ड स्काइल्ड किंग ऑफ द स्पेयर डेन्स। मतलब कि प्रोलॉग वैसे तो एसेंशियल पार्ट नहीं है स्टोरी का, लेकिन क्योंकि उसकी पोइटिक लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो उस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करने के लिए एक तो हम उसे पढ़ते हैं, और दूसरा हम इसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रोलॉग से हमें स्काइल्ड के बारे में पता चलता है, जो कि स्पीयर डेन्स, जो कि डेन्स वो लोग होते हैं जो डेनमार्क में रहते हैं, और स्पीयर डेन्स मतलब ये डेनमार्क की एक ट्राइब का नाम है स्पीयर डेन्स। तो स्पीयर डेन्स का जो किंग है स्काइल्ड, उसके बारे में हमें जो है इस प्रोलॉग से पता चलता है। तो प्रोलॉग को हम दो रीज़न से पढ़ते हैं, एक तो स्प्लेंडेड पोइटिकल कॉन्सेप्शन कि क्या एक्सीलेंट, मतलब स्प्लेंडेड का मतलब होता है एक्सीलेंट पोइटिकल कॉन्सेप्शन है, और दूसरा कि उसमें हमें उस प्रोलॉग से स्काइल्ड के बारे में पता चलता है जो कि स्पीयर डेन्स का किंग है। At a time when the Spear Danes were without a king, a ship came sailing into their harbor. It was filled with treasures and weapons of war, and in the midst of these warlike things was a baby sleeping. No man sailed the ship; it came of itself, bringing the child whose name was Scyld. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेयर डेन्स जो है, उस समय स्पेयर डेन्स जो ट्राइब है उनका कोई किंग नहीं था, और अचानक एक दिन क्या होता है कि एक शिप जो है अपने आप सेल करती हुई उनके पोर्ट, हार्बर मीन्स पोर्ट तक, बंदरगाह तक आती है, ठीक है।
पोर्ट तो एवरीवन नोज द प्लेस वेयर शिप कम्स एंड गोज। ठीक है, ये जो शिप थी ये बहुत सारे ट्रेजर से, खजाने से और वेपन ऑफ वॉर में जो वेपन्स यूज़ होते हैं उनसे भरी हुई थी। और उन ट्रेजर और वेपन्स के बीच में मिड्स में एक बच्चा जो है स्लिप कर रहा था। उन वेपन्स और वॉर लाइक थिंग्स मतलब वेपन्स के बीच में एक बेबी स्लिप कर रहा था। नो मैन सेल द शिप, कोई भी उस शिप को सेल करके नहीं आता। इट केम ऑफ इटसेल्फ, वो शिप अपने आप आती है। ब्रिंगिंग द चाइल्ड, वो अपने साथ एक बच्चे को लाती है, जिस बच्चे का नाम आगे चल के स्काइल्ड रखा गया, हुज नेम वॉज स्काइल्ड, जिस बच्चे का नाम क्या था, स्काइल्ड। नाउ स्काइल्ड grew and became a mighty warrior and led the spear dance for many years। अब स्काइल्ड बड़ा हो जाएगा और एक बहुत ही माइटी वॉरियर बनेगा। एंड देन लेड करेगा मतलब कि स्पीयर डेंस को रूल करेगा काफ़ी सालों तक। एंड वॉज देयर किंग, और उनका किंग बनेगा। When his son Beowulf had become strong and wise enough to rule, then weird fate, who speak but once to any man, came and stood at hand, and it was time for Scyld to go। This is how they buried him। तो यहाँ कहा है कि जब स्काइल्ड बड़ा हो जाएगा, वही बच्चा जो नाव में तैरता हुआ अपने आप आ गया था, वो जब बड़ा हो जाएगा तो एक बहुत माइटी वॉरियर बनेगा और इन स्पीयर डेंस का किंग भी बन जाएगा। और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा, वाइज इनफ हो जाएगा, नहीं सॉरी, व्हेन हिज सन बेओवुल्फ, तो फिर उसके बाद जब उसका जो बेटा होगा जिसका नाम बेओवुल्फ रहेगा आगे चल के। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ दैट ये जो स्काइल्ड है जो कि नाव में अपने आप तैरता हुआ आ गया था, इसका बेटा जो है, जो ये बेओवुल्फ है, ये मेन बेओवुल्फ नहीं है, ये वो बेओवुल्फ नहीं है जिसके नाम पे ये एपिक रखा गया है। तो ये मेन कैरेक्टर नहीं है, ये वो वाला बेओवुल्फ नहीं है। इस एपिक में दो बेओवुल्फ देखने को मिलेंगे, एक तो स्काइल्ड का बेटा बेओवुल्फ और दूसरा आगे चल के जो बेओवुल्फ आएगा जो कि मेन कैरेक्टर ऑफ द एपिक होगा, जिसके नेम पे ये एपिक रखा गया है। तो फिर क्या है, स्काइल्ड का बेटा जब बेओवुल्फ स्ट्रांग हो जाएगा और वाइज इनफ टू रूल, मतलब बड़ा हो जाएगा, वाइज इनफ हो जाएगा वो कि वो रूल कर सके बेओवुल्फ, तो उसके बाद जो है वियर्ड, जो कि फेट है। वियर्ड क्या होता है, जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में वी से कि एट द टाइम ऑफ अवर डेथ यमराज कम्स एंड रिसीव अस टू टेक अलॉन्ग विद हिम। हम कहते हैं ना कि यमराज जी आते हैं हमारी लास्ट टाइम जब आ जाता है, तो वैसे उनकी माइथोलॉजी में वियर्ड जो कि फेट है, ठीक है, हु स्पीक बट वंस टू एनी मैन, जैसे कि यमराज जी आते हैं, बस एक बार आते हैं लाइफ में और एक ही बार जो है वो हमें लेके जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि वियर्ड फेट जो है आ चुका है, जो कि लाइफ टाइम में एक ही बार आता है। केम एंड स्टूड एट हैंड, वो जो है उसके पास आके खड़ा हो गया है। किसके पास आके, स्काइल्ड के पास आके। तो यहाँ पे यही बोला है कि स्काइल्ड जो है जब उसका बेटा बेओवुल्फ जो है बड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू रूल हो जाता है, तो वियर्ड जो है, क्योंकि अब स्काइल्ड बूढ़ा हो गया है, वो वियर्ड उसे लेने आ जाता है स्काइल्ड को। दिस इज़ हाउ दे बरिड हिम। तो फिर जब स्काइल्ड की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे एक कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो है लिए हुए हैं, जो कि पोएम से लिए हुए हैं, जो कि एपिक से लिए हुए हैं। हालांकि जो ओरिजिनल एपिक है वो हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, बट उस एपिक को आपने आपके जो इंग्लिश स्कॉलर रहे होंगे, लिटरेचर के स्कॉलर रहे होंगे, उन्होंने इंटरप्रिटेट करके पढ़ के प्रेजेंट डे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो उसी के कुछ एक्सट्रैक्ट जो है आपको यहाँ पे दे रखा है कि जब वो सीन आया होगा एपिक में, कि जब उन्होंने उसे बरिड किया होगा, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। आई वुड लाइक टू एंड माई दिस पार्ट हेयर बिकॉज मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल मेक माई वीडियो ऑफ अप टू 10 मिनट्स। ये आपकी 13 मिनट से भी ज़्यादा चली गई है, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अपलोड इट एंड स्टूडेंट ऑल्सो डजंट फील मोनोटोनस while watching. I will provide the link of second video in the description box. I mean the link of third video, part 3rd, in the description box. Thank you.